हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम 25 नवंबर से चालू होकर 29 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में बहुत से कैंडिडेट हैं जिनमें कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है कि इस एग्ज़ाम में हमें क्या सेफ स्कोर करना चाहिए जिससे कि हमारा जो CBT 1 है वो क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हम खास करके इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि हमें एग्ज़ाम में किस प्रकार से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कितना अटेम्प्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में अच्छा साबित होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। इसमें जितने भी चीज़ें हो सकती हैं वो हम इसमें कवर किए हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम डेट के बारे में कि 25 से 29 के बीच में होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके वैकेंसी के बारे में बात करें तो 18,799 एएलपी की वैकेंसी है। ठीक है, इस बार 18,799 आरआरबी एएलपी की वैकेंसी है। और अगर हम CBT 1 में पास होने वाले अगर कैंडिडेट की बात करें तो टोटल 2,81,985 कैंडिडेट पास होंगे। ये इस आधार पे निकल सकता है क्योंकि 18,700 अगर 99 वैकेंसी है तो उसको 15 गुना वो CBT 1 में लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 15 गुना कैंडिडेट को CBT 2 के लिए पास करेगा रेलवे। उस हिसाब से 2,81,985 कैंडिडेट वो पास करेगा। हालांकि ये जो आंकड़ा है ना, तो कहीं 20 गुना भी हो जाता है, कहीं 22 गुना भी हो जाता है, कहीं 15 गुना रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2,81,000 से अधिक भी पास हो सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं CBT 1 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि CBT 1 में आपको मालूम है कि क्वेश्चन की संख्या 75 है और इसमें 75 नंबर का पूरा पेपर भी होता है। उसको 1 घंटे यानी 60 मिनट में हमको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, ये हो गई एग्ज़ाम की। अब एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें अगर हम एग्ज़ाम लेवल के बारे में बात करें तो जो इसका कठिनाई स्तर होता है वो ईजी टू मॉडरेट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ईजी से लेके मॉडरेट के बीच में होता है। ये आपको बहुत कठिन नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि अगर कुछ इधर उधर कर दे तो हो जाए, लेकिन मैक्सिमम जो चांस है आपका ईजी से मॉडरेट के बीच में ही रहेगा, जिससे कि कट ऑफ भी ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको 2,81,000 के लगभग, मान के चलिए 3 लाख के लगभग वो कैंडिडेट को पास करेगा CBT 2 के लिए। तो कहीं ना कहीं इसका जो पेपर होगा वो मॉडरेट तक ही होगा, कुछ इजी कुछ मॉडरेट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम पेपर अटेम्प्ट की बात करें कि हमें कितने क्वेश्चन को लगभग अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको आ रहा है तो आप तो पूरा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक एवरेज अगर हम अटेम्प्ट की बात करें तो 75 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, 75 में अगर आपका 55 से 60 के बीच में अटेम्प्ट हो जा रहा है तो सही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई अटेम्प्ट के बारे में। अब देखिए, मॉक टेस्ट में बहुत से कैंडिडेट हैं जिनका 30 से 40 नंबर के बीच आ रहा है। तो उनके बीच भी ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि अगर हमारा मॉक टेस्ट में ही, जब हम ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मेरा नंबर 30 या 40 आ रहा है, जैसे कि 30 और 40 के बीच में आ रहा है। तो कैंडिडेट सोच रहे हैं क्या मेरा CBT 1 क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपका नंबर 30 से 40 के बीच में है तो आपका 100% CBT 1 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आउट ऑफ 75 है। जब इसको 100 में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर और बढ़ेगा। उसके बाद से नॉर्मलाइजेशन भी होता है। अगर कोई कैंडिडेट का 30 नंबर है तो वो पहले तो 100 में निकाला जाएगा, उसके बाद से उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो अगर उसका शिफ्ट हार्ड होगा तो ज़्यादा नंबर भी बढ़ सकते हैं। तो आप इस चीज़ को लेके परेशान ना हो कि मेरा नंबर कम आ रहा है 30 और 40 के बीच में। अगर आपका आ रहा है तो 100% आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि लास्ट समय में क्या करें। फ्रेंड्स, जैसा कि सबको मालूम है कि ALP का एग्ज़ाम 25 से चालू होगा। ऐसे में अब टाइम नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें और टेस्ट देना चाहिए
तो आप, मेरा मानना है कि इस समय आप टेस्ट न दें और न ही कोई मैराथन क्लास के बारे में सोचें। मैराथन क्लास या भी जो भी कोई क्लास हो उसके बारे में अब न सोचें। अभी तक आपने जितना पढ़ लिया बहुत पढ़ लिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, तो आपको जो भी रिवीजन मतलब नोट बनाए हैं उसका रिवीजन करिए पूरा, जितने फार्मूलाज वगैरह हैं, ठीक है, उसको देखिए, उसको रिवीजन करिए, क्योंकि अब वही आपके काम में आएंगे एग्ज़ाम में। अब टाइम नहीं बचा है कि आप मैराथन क्लास लेंगे या जो भी लेके टॉपिक को कवर करेंगे, ऐसा अब टाइम नहीं बचा हुआ है। सिर्फ टाइम है तो रिवीजन का, जितने भी फार्मूला वगैरह हैं सबको देख लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, यही अब आपके काम में आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो लास्ट समय में कोई भी टेस्ट के जो है ना, आपको चक्कर में अब नहीं पड़ना है, सिर्फ रिवीजन करिए। एग्ज़ाम कैसे देना है ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, एग्ज़ाम देना, ठीक है फ्रेंड्स। आपको हम इसके बारे में बताते हैं। आप जब वहाँ पे जाएंगे एग्ज़ाम में तो आपके सामने ऊपर 1 से 75 तक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान दे के सुनिए। 1 से लेके 75 तक क्वेश्चन दिखाई देंगे। अब अटैम्प्ट करना कैसे है, ये चीज़ें एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती हैं, ठीक है ना। आपको 1 से 75 तक के सभी क्वेश्चन को देखते जाना है। जैसा कि मान लीजिए आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जो आ रहा है, इसको सॉल्व करिए, टिक करिए, आगे बढ़िए। दूसरा वाला आ रहा है, कर दीजिए। नहीं आ रहा है, मार्क फॉर रिव्यू। किस स्थिति में, अगर कन्फ्यूजन बना हुआ है, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आया है और लग रहा है कि ये क्वेश्चन 80% इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ये वाला होगा, ठीक है फ्रेंड्स। 20% में आपको कन्फ्यूजन बन रहा है कि ये नहीं ये होगा। उस स्थिति में जिस पे 80% बन रहा है कि हाँ यही होगा, उस स्थिति में आप उसको टिक करके और मार्क फॉर रिव्यू पे करके नेक्स्ट करिएगा। लेकिन अगर वहीं कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है जिसमें 20% आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये होगा और 80% लग रहा है कि ये नहीं होगा, उस स्थिति में आप उस वाले क्वेश्चन को केवल मार्क फॉर रिव्यू करिए, आगे बढ़िए, कोई भी आंसर पे टिक ना करिएगा ऑप्शन पे, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे में आपको फ़ायदा तब मिलेगा जब फाइनल आपका एग्ज़ाम सबमिट होगा ना, उस समय जिस क्वेश्चन का आप आंसर दे के मार्क फॉर रिव्यू किए रहेंगे, वो क्वेश्चन तो उसकी जो है जो रेलवे है वो गणना कर लेता है, सही है तो सही में, गलत है तो गलत में। लेकिन जिसके आंसर पे यानी ऑप्शन पे आप टिक करके मतलब कि टिक नहीं किए हैं और उसको मार्क फॉर रिव्यू किए हैं, तो उसको वो गणना नहीं करता है कि आपने आंसर दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। सिंपल, जब आप 1 से लेके 75 तक के सभी क्वेश्चन को देख लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। जो चीज़ अगर आसानी से नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। वो 75 क्वेश्चन आप लगभग 40 से 45 मिनट के बीच में देख लेंगे। आपके पास 20 से 25 मिनट का जब टाइम बचेगा ना, उस समय क्या करना है, फिर से एक एक करके आपको सब 75 नहीं देखना है। तब आपको जो केवल मार्क फॉर रिव्यू किए हैं, चाहे उसका आंसर दे दिए हैं तब किए हैं या आंसर दिए बिना मार्क फॉर रिव्यू किए हैं, उस वाले को केवल देखना है। इस 15 से 20 मिनट के बीच में आप देखिएगा कि उसमें से जो मार्क फॉर रिव्यू है उसमें से आप बहुत से क्वेश्चन है जिसको दोबारा सॉल्व कर लेंगे उतने ही टाइम के अंदर, और एक अच्छा खासा आपका नंबर बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये शायद आपको नहीं कोई बताएगा, जैसे हम बता रहे हैं उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा आपका नंबर ज़रूर बढ़ेगा। हाँ, एक चीज़ आपको बता दें कि जब आप फाइनल सबमिट होगा ना आपका, तो जो मार्क फॉर रिव्यू में जैसे आप किसी ऑप्शन पे टिक कर दिए हैं और तब उसको मार्क फॉर रिव्यू किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और उसको लास्ट में मार्क फॉर रिव्यू नहीं हटाए हैं, तो वो जब सेव होगा तो वो तो सेव हो जाएगा, इसका गणना भी करेगा। लेकिन जब आंसर जैसे नहीं दिखाता है, नीचे दिखाएगा कि इतने क्वेश्चन का आंसर आप किए हैं, इतने का आंसर नहीं दिए हैं, तो वो उसकी गणना नहीं दिखाएगा वहाँ पे कि आप मार्क फॉर रिव्यू वाले के नहीं बताएगा कि आप इस पे किए हैं। तो इस चीज़ के लिए आप चिंता ना करिएगा, क्योंकि मान लीजिए जो आपने बहुत क्वेश्चन है जिसका आंसर दे दिया है लेकिन मार्क फॉर रिव्यू किए हैं, तो फाइनल सबमिट में आपने मान लीजिए टोटल 55 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट किए हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन आपका मार्क फॉर रिव्यू हैं लेकिन आंसर दिए हैं, उसका आंसर देने के बाद मार्क फॉर रिव्यू किए हैं, तो फाइनल सबमिट में आपका दिखाएगा केवल 50 आंसर,
ठीक है फ्रेंड्स, उस पर लिखेगा सिस्टम पे 50। तो इस चीज़ के लिए चिंता ना करिएगा, आपका ये 5 भी रहेगा। जो मार्क फॉर रिव्यू करके आंसर दे के मार्क फॉर रिव्यू किए हैं वो भी उसमें ऐड रहेगा, भले वहाँ ना दिखाए। जब फाइनल आंसर किया आएगा तो उसमें सब दिखाता है, ठीक है ना। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला जो बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। फ्रेंड्स देखिए, ये कट ऑफ कहें या एक सेफ स्कोर कहें, ठीक है ना, इतना अगर कर लेंगे आप तो आपकी 100% लगभग CBT 1 क्लियर हो जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप UR कैटेगरी से हैं और 42 नंबर आपका बन रहा है, अब ये कन्फ्यूजन आपको हो रहा है कि ये 100 में है या 75 में। अभी हम ये जो बता रहे हैं 75 में, ठीक है। अगर आपका 75 में 42 नंबर आ जाएगा तो आप मान के चलिए कि कोई भी जोन हो, आपका सिलेक्शन CBT 1 में पक्का हो जाएगा। क्योंकि जब ये आउट ऑफ 100 होगा ना तो ये नंबर बढ़ जाएगा। उसके बाद से शिफ्ट के आधार पे इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, घटेगा तो लगभग घटता तो नहीं है, बढ़ ही जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं SC की, तो 36 प्लस होना चाहिए 75 में से। 75 में से 36 प्लस आपका नंबर होगा तो आपका CBT 1 पक्का क्लियर होगा। ST का 32 प्लस होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार OBC की बात करें तो 40 प्लस और EWS की बात करें तो 38 प्लस नंबर लगभग होना चाहिए। इतना अगर आपका नंबर आता है तो लगभग 100% आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक बार हम फिर से आपको बता दें, ये अगर आप 40 नंबर लेके आते हैं तो ये 75 में से 40 है। आउट ऑफ 100 जब करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। उसके बाद से कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर बढ़ेगा ही। और ये RRB ALP का बहुत ज़्यादा जो है कट ऑफ जाने वाला नहीं है। हाँ, कोई कट जो जोन है उसका 2-4 नंबर इधर उधर हो सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।